गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। 15 मिनट। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा अपन आज रिवीजन करेंगे उन चैप्टर्स का जो अपने एग्जाम में आ रहे हैं। चैप्टर सेकंड इज कमिंग इन योर यूटी पेपर यस मैम। एंड माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए ठीक है। ओके बेटे, ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें सबसे पहले है चैप्टर का नाम वर्ण एवं मात्राएं। क्या है अपने चैप्टर का नाम? वर्ण एवं मात्राएं। यस, वर्ण एवं मात्राएं अपना चैप्टर है। अपने सबसे पहले अपन भाषा से लेते हैं, ठीक है। भाषा क्या होती है? अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का साधन है, वो भाषा है। इज इट? हाँ जी जी, अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा है। और जब हम भाषा बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलते हैं? शब्द निकलते हैं, ध्वनि निकलती है। ध्वनि अपने मुख से बोलते समय ध्वनि निकलती है ना? यस मैम। यस, ओके। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों को क्या कहते हैं? बोलिए। ये ध्वनि है, ये अक्षर है, यही वर्ण है, ठीक है। देखिए, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं और इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, इसमें आपको कुछ शब्द दिखाए गए हैं। क्या है सबसे पहले वाली पिक्चर बताइए? सूरज है पहली वाली पिक्चर में, सूरज है। देखिए, सम स्टूडेंट्स आर लेट। ओके, सूरज कितना स्माइली सूरज है, कितना प्यारा लग रहा है ना, स्माइल देता हुआ आपको। तो बेटा, किसी बच्चे के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, प्लीज अपने बैकग्राउंड में जो भी डिवाइस चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। जो सूरज है लिखा तो इस तरीके से है, इसमें आपको कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? कितने वर्ण है इसमें? वर्ण तो 3 है, ठीक है। इसमें ध्वनि कितनी है भैया? कितनी ध्वनि है, कितने वर्ण है, बताइए। देखे, अगर आपको याद हो तो मैंने इसका वर्ण विच्छेद करके समझाया था आपको। चलिए, यस, लिसन एवरीवन। देखिए, स साथ में आ रहा है बड़ा ऊ, ठीक है। तो स के साथ में बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा है। फिर आ रहा र, तो र के साथ में भैया ए क्यों लिखा है भाई? यहाँ पे ए तो है ही नहीं सूरज में, क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हर वर्ण, हर व्यंजन के साथ कौन सा वर्ण छिपा हुआ रहता है? ए छिपा रहता है। तो र है, उसके साथ आ गया ए, और जय, जय भी अकेला व्यंजन है तो उसके साथ जरूर ए तो आएगा ही। ए ने तो ये डिसाइड कर रखा है कि उसे सबके साथ आना है, भैया मुझे लो नहीं लो, मैं तो आपके साथ हूँ, ठीक है। तो जिस व्यंजन के साथ आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा वहां आपको ए को लेना ही पड़ेगा। ओके, तो सूरज है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कितनी ध्वनियां हो गई? 6 ध्वनियां हो गई जी। इसी तरह से दूसरा वाला एप्पल, आई लाइक एप्पल। एप्पल को क्या कहेंगे भैया? सेब। तो सेब है, दिखने में तो 2 ही अक्षर दिख रहे हैं, सेब है, लेकिन इसमें से के साथ एक ही मात्रा है तो एक ही ध्वनि है। और बै, फिर ए की, बै अकेला है, दिख तो अकेला रहा है लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ ए छिपा हुआ है। तो इसमें तो 2 ही अक्षर दिख रहे थे हमें, सेब, लेकिन टोटल इसमें कितनी ध्वनियां है भाई? 4 है इसमें। बेटा आप एक काम कीजिए, किसी बच्चे के माइक में प्रॉब्लम है, अपना माइक बंद कर लीजिए। मेरी आवाज रिपीट हो रही है, ऑफ योर माइक। ख्याति, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूरज में 6 ध्वनियां थी। आपको ये चीज आना चाहिए, इसका वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए, बहुत इजी है। सूरज, तो आप एक एक करके लिख सकते हैं। से लिखा, फिर बड़ा ऊ प्लस करके बड़ा ऊ आ गया, र करके, फिर प्लस करके ए आ गया, फिर प्लस करके जय, फिर ए आ गया, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आपको नल का दिखने में तो छोटा सा ही दिख रहा है, नल, लेकिन इसमें टोटल 4 ध्वनियां हैं।
न प्लस ए, ल प्लस ए। मैं फिर बोल देती हूँ, ए तो सबके साथ आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें 4 ध्वनियां हो गई टोटल। इसी तरह से नमन होता है, दिखने में तो इसमें 3 ही अक्षर दिख रहे हैं हमें, न म न, लेकिन इसमें टोटल ध्वनियां होती हैं 6, न अ म अ न अ। चलिए, अगर आपको इस तरह से कोई भी शब्द दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप लोग वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? यस मैम। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो, एक अपन ट्राई कर लेते हैं ना, छोटा सा। जैसे मैंने लिखा, ये क्या लिख रही हूं मैं? किताब। अगर मैंने किताब लिखा है तो इधर देखिए, सबसे पहले इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कै, फिर आएगा छोटी ई, फिर आएगा तै, फिर आएगा आ, ए जी। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ध्वनियां होती है ना? यस मैम। तो आपको वर्ण विच्छेद करना तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसी वक्त सीख गए होंगे कैसे करते हैं वर्ण विच्छेद, है ना? जो शब्द लिखा है उसमें वर्ण को तो ऐसे कैसे लिखते, जो व्यंजन है उसको लिखते जाइए, और मात्रा है उसको उसके मात्रा स्वर की होती है, तो हम स्वर को उसके मूल रूप में लिखते जाएंगे तो वर्ण विच्छेद हो गया। वेरी इजी, ठीक है। चलिए, क्या हुआ बेटा? मैम अगर दादी माँ की लिखे तो? अरे दादी, हाँ दादी का लिख सकते हैं। देखिए, एक बार आपको दादी का भी दिखा देते हैं कैसे लिखेंगे। ये देखो, दादी, यही है ना दादी। अब हम ऐसे लिखेंगे, इधर देखिए, द, इसमें साथ कौन सी मात्रा आ रही है? आ की। और फिर दोबारा वापस द आ गया, इसके साथ कौन सी मात्रा आ रही है? तो कितनी ध्वनियां हो गई भाई? चलिए ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है। अब ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। तो अब ये जो ध्वनियां है ना, इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ये क्लियर हो गया है कि इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। और छोटी सी प्यारी सी परिभाषा हो गई, कौन सी? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। एक तो ये परिभाषा हो गई, ये तो हम सबको लर्न है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन 2 तरह से बनेगा, वर्ण की परिभाषा लिखिए, दूसरा आएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। 2 प्रश्न बन गए, देखो आप इसी तरह से। और देखिए डेफिनेशन आगे देखते हैं हम। ये रही, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है बेटे, तो यहां तक में हमको वर्ण की परिभाषा आ जानी चाहिए। फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकंड थिंग ये हो गई कि वर्ण को और क्या कहते हैं। अच्छा, वर्ण को और क्या क्या बोलते हैं, किसी को पता है? अरे नो, देखो, अक्षर भी कहते हैं, ये रहा ना, वर्ण भी है अक्षर भी है। आपको तो वर्ण की डेफिनेशन आनी चाहिए, वर्ण को अक्षर कहते हैं ये पता होना चाहिए, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। हाँ बोलिए बेटा। मैं वो है ना, साफ में दिख रहा, फिर साफ दिख जाता। आप अपनी बुक खोल लीजिए बेटा कृतिका, या आप अपनी बुक खोल के बैठ सकते हैं, बुक वाली चीज आपको यहाँ दिख रही है। चलिए आगे देखिए। हाँ जी बेटा, इसके बाद है वर्णमाला। क्या है अब? जी, अब आ गया वर्णमाला। ख्याति, आप तो अपना माइक बंद रखिए बेटा, मेरी आवाज रिपीट होती है। वर्णमाला है वो किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। यस क्लास, ओके। आप ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, परिभाषा बोल सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये भी राइट है क्या? यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यस यस, यू कैन राइट दिस डेफिनेशन ऑल्सो कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक हो गया है। अब हम बात करते हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। पता है वर्ण के कितने प्रकार होते हैं?
दो प्रकार होते हैं, एक हो गया स्वर और एक हो गया व्यंजन। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड, मुझे पता है आपको अच्छे से आती है चीज। ठीक है, स्वर और व्यंजन, इसके दो रूप हो गए। अब मैं बात करती हूँ स्वर की। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे देखिए। जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं देखा था पहले, आज ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे वर्ण के प्रकार की, स्वर और व्यंजन। फर्स्ट है स्वर। स्वर में क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण, लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनिए बेटे, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है। हम जब बोलते हैं ए, आ, ई, उ, रैसे ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, इसमें किसी भी दूसरे वर्ण का कोई रोल नहीं है, कोई हेल्प नहीं लेनी पड़ रही है। इन्हीं की आवाज आ रही है, इन्हीं का उच्चारण करते समय सिर्फ इन्हीं का आवाज आती है, इन्हीं का ध्वनि आती है, कोई दूसरी ध्वनि नहीं आती है। तो जिन वर्णों का, वर्ण दो प्रकार थे, स्वर और व्यंजन। आपको स्वर की परिभाषा पूछेंगे तो आप ये बोलेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्वर किसे कहते हैं, ये बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर होते हैं। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया इसमें से कि स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई, स्वर 11 होते हैं। स्वर टोटल 11 होते हैं। तीन क्वेश्चन हो गए स्वर वाले। इतने इतने सी जगह में क्वेश्चन सुनो आप, इतने से में। फोर्थ क्वेश्चन बन गया, स्वर कहां से कहां तक होते हैं, ऐसे लेकर औ तक होते हैं। देखो कितने क्वेश्चन बन गए, दिखने में तो हमें छोटी सी दो ही लाइन दिख रही थी, क्वेश्चन कितने बन जाते हैं देखो आप। इसलिए आपसे कहते हैं कि चैप्टर अच्छे से समझिए, चैप्टर अच्छे से लर्न कीजिए कि जब स्वर हैं वो टोटल 11 होते हैं, ऐसे लेकर औ तक होते हैं। और सभी बच्चों को ये लिखना आना चाहिए कि अगर आपको एग्जाम में ये दे दिया जाए, ओके बेटा, जैसे आपको एग्जाम में ये दे दिया जाए कि स्वर कितने होते हैं लिखिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैम हमें क्या नंबर ही लिखना है क्या। जब ये आ गया ना कि कितने होते हैं लिखिए, इट मीन्स आप लिखेंगे स्वर 11 होते हैं, और उसके बाद में ये पूरे ये वाले स्वर जो है ना 11, ये भी लिखना है। ओके, चलिए, ओके बेटा। अब हम जब स्वर जो होते हैं उसमें ये, उसके बाद में अयोग्य व है उसमें आते हैं लास्ट में, और उसे औरत के बाद में हम लोग पढ़ते हैं ना, हम ये भी पढ़ते हैं ना, अंग से अंगूर और अणय खाली पढ़ते हैं ना। ये क्या होते हैं, हमें ये देखना है इसमें। तो जो अंग से अंगूर होता है वो क्या होता है भाई, वो अनुस्वार है, वो अनुस्वार है। देखो आपको अभी इनको लर्न करने का भी एक इंटरेस्टिंग सा तरीका बताएंगे। अनुस्वार है वो ऊपर बिंदी लग गई, किसी भी वर्ण के ऊपर लगी हुई बिंदी को क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। अच्छा, और ये तो ए के, ए अपने सिर पे बिंदी लेके बैठा, एक बिंदी उसके सर पे रख दी मटकी की तरह, वो तो हो गया अनुस्वार। और जब उसको आगे दे देंगे दो बिंदियां तो वो क्या हो जाएगा, बोलिए, विसर्ग, विसर्ग हो गया भाई। जब किसी भी वर्ण को आप सिर पे बिंदी रख दोगे तो वो बन गया अनुस्वार, और जब उसको आगे दो बिंदी दे दोगे तो क्या बन गया, विसर्ग। आगे बात समझ में, हाँ जी। और इन दोनों के दोनों को क्या बोलते हैं, अयोग्यवाह। क्या बोलते हैं, अयोग्यवाह, अयोग्यवाह है ये दोनों। ठीक है, याद रखना है बेटा, मैं तो एकदम क्लियर बोल रही हूँ, कोशिश कीजिए आप। ओके ओके बेटे, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, आगे देखिए बेटे। अब इसमें मेन चीज याद करना, इसमें थोड़ा सा बच्चों को देखो स्वर की परिभाषा याद हो जाती है, स्वर के कितने होते हैं वो याद हो जाता है, कौन कौन से होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं वो भी लिख सकते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए। लेकिन इस जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम, बच्चों को ये याद नहीं हो पाता है कि अनुस्वार क्या है। तो मैंने बता दिया आपको कि अंग से अंगूर जो होता है, किसी भी वर्णमाला में वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगती है ना, उसको कहते हैं अनुस्वार, और आगे बिंदी हो तो विसर्ग, और इन दोनों को मिला के कहते हैं अयोग्यवाह। ठीक है, इन दोनों को अयोग्यवाह कहेंगे। और ये क्या होते हैं भैया, ये स्वर है या व्यंजन है,
ना ये स्वर है, मैम स्वर। ना ये स्वर है, ना ये व्यंजन है, ये दोनों ही नहीं है बेटा। ये अब देखो आपको, ना ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है। चलिए अब हम आगे आते हैं, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड। चलिए अब ये याद रखना है योग्य वाक्य क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं मात्रा पे। भाई मात्रा क्या होती है? जब भी किसी स्वर को, इधर देखिए दिया, ये जो चीजें हैं, ये वाले स्वर लिखे हैं हमने, जो स्वर का ये वाला रूप है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो स्वर का ये वाला रूप है, दिख रहा है आपको? ए से लेकर औ तक, ये है स्वर का मूल रूप। कौन सा रूप है बेटे? मूल रूप है ये स्वर का मूल रूप है। और ये वाला स्वर का कौन सा रूप है? ये स्वर का मात्रा वाला रूप है, ये स्वर का चिन्ह वाला रूप। ये चिन्ह भी हो सकते हैं ना, जब स्वर को किसी व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में। भैया बोला जाए कि ऊ का कौन सा चिन्ह होता है, छोटे ऊ का, तो आप बता सकते हो ना, ये चिन्ह है छोटे ऊ का। हाँ जी। तो अगर देखो क्वेश्चन क्या बन गया, अगर आपको एग्जाम में कितने कंफ्यूज कर देते हैं देखो बच्चों को, फिर भी मैं हर चीज क्लियर कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश कर लेना कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि स्वर का मूल रूप लिखो, तो आप यही लिखेंगे या फिर मात्रा वाला लिखेंगे? दोनों क्यों लिखेंगे बेटा? मूल रूप मैंने बोला ना आपको, मूल रूप ये है। हाँ, ए आ ई उ ऊ रस ऋषि ए ऐ ओ औ, हम ये लिखेंगे, ये मूल रूप है। ठीक है। और ये जब मात्रा की तरह यूज में होता है, हम कहेंगे ना, जब ई की छोटी की मात्रा लगाओ भाई, खी, खिल लिखो, खिल, खिलना, कोई फूल खिलता है ना ऐसे, तो भाई आप ऐसे लिखोगे क्या? ख ई ला, खईल हो गया क्या? खईल है? इट इज रॉन्ग। हम ख लिखेंगे और इसके छोटी ई की मात्रा ये लगाएंगे, ऐसे थोड़ी हम ख करके पीछे छोटी ई लगा दो। क्या ये सही है? मूल रूप से स्वर किसी भी व्यंजन के साथ मूल रूप में नहीं आता, वो आता है मात्रा के रूप में। ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट करके हम फ्री होते हैं। आगे देखिए, मैं ये क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। स्वर का जो मूल रूप है वो होता है ये, और जब स्वर किसी मात्रा के साथ, सॉरी किसी व्यंजन के साथ में यूज होता है, तो फिर उसका रूप बदल जाता है। और ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? ए, वेरी गुड। अगर ये पूछा जाए कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? ए, क्लियर है। और अगर ये पूछा जाए कि मात्रा किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि स्वर का वह रूप जो व्यंजन के साथ यूज होता है, या स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। क्लियर हो गया? इसमें आपको ये बेटे, आपको इसमें ये याद करना है, आ की मात्रा के शब्द लिखो, छोटी की मात्रा के शब्द लिखो, बड़ी की मात्रा के शब्द लिखो, ये आपको आने चाहिए। ओके, ये भी लिखना है क्या उसके आगे? क्या लिखना है? स्वर के बदले रूप को मात्रा कहते हैं। हाँ। यहाँ तक तो है, पर हिंदी में 10 नहीं होती है, ये भी लिखना। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात पता चल गई हमें कि हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं? 10। हाँ, आप अपने, चलिए ये कंप्लीट हो गया है बेटा यहाँ तक। अब मैं सिर्फ आपको व्यंजन की डेफिनेशन बता देती हूँ। ये हमें पता है, व्यंजन वो होते हैं जिसका हम उच्चारण करते हैं तो किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। व्यंजन, ये कौन बच्चा ये बोल रहा है कि व्यंजन को बोलते समय व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है? नहीं भाई, क ख, तो इसमें ए की आवाज आ रही है, अ। तो जब हम ऐसे वर्ण है, ये वर्ण क्यों बोल रहे हैं कि वर्ण तो थे ये दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, तो वो वाले वर्ण जिनको उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, उनको व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। हाँ, अब आप ये बात ध्यान रखिए, जो स्पर्श व्यंजन है उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए बेटा, स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग ये हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, मैं आपको शॉर्ट में बता के
फ्री करती हूँ, जस्ट वेट, है ना। क वर्ग कैसे कबूतर की लाइन, च वर्ग। अब ये कोई बोले कि प वर्ग वाले व्यंजन लिखो तो लिख दोगे ना, प फ ब भ म, है ना, ये वाला हो गया। ठीक है बेटे, तो ये हो गया स्पर्श व्यंजन अपने। ओके, ये हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। हाँ जी, और जो इसमें अड़य और ढय से ढक्कन होता है, ये किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में नहीं आते। कोई ऐसा शब्द है क्या जिसकी स्टार्टिंग में आते हो अड़य खाली और ढय, ढय। चलिए ठीक है। अब अंत्यस्थ व्यंजन वो होते हैं, इस अंत्य का मतलब होता है भीतर, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ना, अंत्य का मतलब होता है भीतर और बीच में, तथा स्थ का अर्थ होता है स्थित। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण है वो करते समय अपनी जीभ है वो मुंह के बीच में भीतर कहीं टच होती है, ठीक है, तो उसको भीतर के भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, तो वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, य र ल व। कौन कौन से हैं? य र ल व, वेरी इजी। हाँ, य र ल व है। ऊष्म व्यंजन वो है जिनको बोलते समय, बेटा ऊष्म व्यंजन है वो है जिनको बोलते समय हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, और वो है श श श ह, यही होते हैं ना। हाँ, लास्ट टॉपिक, चलिए इस आई थिंक ये वाला लास्ट है, इसके बाद में संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन है, ये मैं बता देती हूँ आपको। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बेटा? वेरी गुड, आपको मालूम है। देखो 4 हैं ये रे, यही है ना, क्षत्रज्ञ, अक्षत्रज्ञ, श्रेष्ठ, श्रमिक। हाँ, आपको इसमें क्या याद होना चाहिए, संयुक्त व्यंजन कितने हैं और हर संयुक्त व्यंजन से बनने वाला शब्द। आ गई मेरी बात समझ में बेटे? और ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलके बनते हैं। क्ष बनता है क और श से, ग बनता है ज और न से, त्र बनता है त और र से, और श्र बनता है श और र से। ठीक है, लास्ट में देख लो द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन वो है जिसमें एक व्यंजन 2 बार आता है, क च चा, कच्चा, बच्चा। आई मेरी बात समझ में? ये रहा सच्चा, पक्का, पत्ता, चक्की, जिसमें एक ही व्यंजन 2 बार आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको? है ना, इस तरह से। तो ये हो गया आपका द्वितीय व्यंजन। अब आपका लिंक आ गया ना, आपका अभी पेपर है, एक सेकेंड।